आज आपको हिंदी क्षितिज में कन्यादान पाठ के बारे में जानकारी देंगे। किस प्रकार से कवि ने अपनी बात को यहाँ पर रखा है और कन्या को माँ की एक अनमोल पूंजी के रूप में इस कविता में प्रस्तुत किया है कि कन्यादान के समय जो कष्ट का एहसास होता है वह आखिर किसको होता है, यह इस पाठ में बताया गया है। कवि ऋतुराज द्वारा ये लिखा गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पहले पद का संदर्भ आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि ऋतुराज जी हैं। उसके बाद आएगा प्रसंग या मुख्य भाव। प्रस्तुत पद में कवि ऋतुराज ने कन्यादान जैसे विषय पर अपनी मार्मिक कृति का वर्णन किया है कि आखिर कन्यादान में कन्या की माँ कितनी कष्ट से द्रवित रहती है और दूसरी ओर कन्या ही माँ की एक अभिन्न मित्र के रूप में पद में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है भाव या अर्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कह रहा है कि जब कन्यादान करता है कोई भी पिता, तो उसमें विशेष रूप से जो दुख का एहसास होता है वह माँ को होता है। तब कह रहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कभी कह रहा है ऐसा लगता है कि जैसे माँ की आज तक की जो पूंजी थी वह चली गई, अर्थात कन्या ही माँ की सबसे निकट की आत्मीय मित्र के रूप में होती है। और जिस प्रकार से माँ उसका पालन पोषण करती है
कन्यादान के समय माँ को बड़ा कष्ट होता है। कवि कह रहा है लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात प्राचीन समय में या कहिए कुछ समय पहले, कई वर्षों पहले ये परंपरा होती थी कि 8-9 साल तक लगभग कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, वही कन्यादान कहलाता था। आज के सामाजिक परिवेश में जो शादियां होती हैं उसको कन्यादान की भूमिका या नाम देना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज तो समझौते होते हैं और उसके अनुसार तब शादियाँ होती हैं। तो पहले जो अबोध बालिकाएं होती थी उनका विवाह कर दिया जाता था, वह इसलिए कन्यादान की संज्ञा उसको दी गई। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। कभी कह रहा है लड़की अभी सयानी नहीं थी, छोटी उम्र की थी और बड़ी सीधी सादी भोली भाली। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। छोटी छोटी कन्या, उसको घर में बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता, इसलिए उसको कष्ट का एहसास ही नहीं होता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जिस प्रकार से धुंधले प्रकाश में कोई पाठक पाठिका अर्थात किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार से कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात वह धीरे धीरे गृहस्थी के आयामों को सीखने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि पहले जो भी माताएं होती थी वह अपनी कन्या को घर के सारे कामकाज में दक्ष रखती थी, निपुण बनाने की कोशिश करती थी, ताकि उसको ससुराल में किसी की बातें ना सुननी पड़े और अपने घर गृहस्थी को वह ठीक से चला सके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कन्यादान में सबसे अधिक कष्ट माँ को होता है और वह माँ की सबकी सबसे निकट की सुख दुख की साथी होती है। इसलिए उसका विवाह होने पर माँ को ऐसा लगता है कि मानो उसकी आज तक की जो भी पूंजी थी वह चली गई। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो इस प्रकार से इस पद का अर्थ भाव पूरा हुआ। इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल सहज है। पद में वियोग श्रृंगार है, वियोग रस। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। कवि की दृष्टि कन्यादान जैसे
शीर्षक पर भी गई है। दूसरा पद देखिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। संदर्भ उपरोक्त की तरह आएगा और प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने माँ के माध्यम से आज समाज में पल रहे दहेज के दरिंदों पर कटाक्ष किया है। माँ ने कहा है पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, हे बेटी तू अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां बनाने के लिए है, किसी की बेटी को जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर माँ ने दहेज के दरिंदों पर कटाक्ष किया है और अपनी कन्या को सचेत भी किया है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा हे बेटी स्त्री की सबसे बड़ी कमी रहती है कि वह वस्त्र आभूषणों की ओर विशेष आकर्षित रहती है। इसलिए इस जंजाल में तुम मत फंसना, अर्थात इन्हें हासिल करने के लिए कई स्त्रियां किसी भी स्तर तक पहुंच सकती हैं। इसलिए माँ ने अपनी कन्या को पहले सचेत कर दिया कि हे बेटी स्त्री की सबसे बड़ी कमी है उसके वस्त्र और आभूषण, क्योंकि इन चीज़ों के प्रति स्त्री प्रायः आकर्षित रहती है। इसलिए इन भ्रमों से बचना बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हे बेटा तुम लड़की की तरह रहना, अर्थात तुम्हारे अंदर स्त्री के सारे गुण दिखाई देने चाहिए। दया का भाव, कोमलता का भाव, सहनशीलता का भाव। लेकिन यदि तुम्हारी इन सरलताओं का, कोमलता का, दया का कोई व्यक्ति बुरा लाभ उठाए तो उसे बर्दाश्त नहीं करना, अर्थात उसे मुंहतोड़ जवाब देना। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात अगर तुम्हारे ऊपर कोई कुदृष्टि डाले, तुम्हारे सीधेपन पर, तुम्हारे कोमलता, तुम्हारी दया के भाव होने के बावजूद अगर तुम्हें कोई कुदृष्टि से देखता है तो निश्चित रूप से उसको मुंहतोड़ जवाब देना।
इस प्रकार से इस पद का भाव भी हो गया। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल और सहज है। पद में माँ ने अपनी कन्या को गृहस्थी के सही आयामों की सीख दी है। पद में कवि ने माँ के माध्यम से समाज के दहेज रूपी दरिंदों पर, दहेज लेने वाले दरिंदों पर कटाक्ष किया है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। इस प्रकार से इन दोनों पदों का अर्थ पूरा हुआ, भाव पूरा हुआ और पुनः दोनों पदों का स्वाध्याय कर लेंगे और ठीक से याद